तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में उन खबरों से संबंधित जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए समसामयिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो प्रश्न लिए गए हैं उनमें जो पहला प्रश्न है वो है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A संबंधित है। पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो। दूसरा, किसी भी कंप्यूटर संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच द्वारा सूचना को अवरुद्ध करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने की शक्ति। फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन, डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब ये इसके व्याख्या पर आते हैं तो अगर आप देखें तो इसका जो विकल्प है वो बी सही है। बी का मतलब किसी भी कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच द्वारा सूचना को अवरुद्ध करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने की शक्ति। यानी आईटी एक्ट जो है यह केंद्र और राज्य सरकारों, अगर हम इसकी बात करें तो यह केंद्र और राज्य सरकारों के किसी भी कंप्यूटर संसाधन, यानी कि आप डिजिटल कम्युनिकेशन, सपोज ये डिजिटल कम्युनिकेशन मींस कंप्यूटर के माध्यम से जितनी भी सूचनाएं आप उत्पन्न करते हैं या भेजते हैं या प्राप्त करते हैं या संग्रहित करते हैं, किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट। इंटरसेप्ट मतलब वैसी सूचनाएं जो कि इनको बाधित कर सकती है, उन पर नजर रखने, उनको मॉनिटर करने और उनको जो क्रिप्टेड वर्जन में जाता है, संचार के जो साधन है वो जो सूचनाएं क्रिप्टेड वर्जन में जाती है उनको डिक्रिप्ट करने का दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इन शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। अगर ये जो दिशा निर्देश है ये क्यों लागू किए जाते हैं? वैसी स्थिति में अगर भारत की संप्रभुता या अखंडता को हानि हो, किसी विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में कोई बाधा उत्पन्न आती हो, सार्वजनिक आदेश या इनसे संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध हेतु उकसाने को रोकने के लिए, किसी भी अपराध की जांच के लिए। तो ये इन आधारों पर ये जो आईटी एक्ट के 69A की विवेचना की गई है और इंटरनेट वेबसाइटों को ब्लॉक करने की भी प्रक्रिया है। धारा 69A के समान कारणों और आधारों के लिए ऊपर बताए गए केंद्र सरकार को किसी भी एजेंसी या मध्यस्थों से किसी भी कंप्यूटर साधन में उत्पन्न, पारेषित, प्राप्त, भंडारित की गई किसी भी जानकारी की जनता तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए कहने में यह सक्षम बनाती है। यानी कि यह केंद्र सरकार 69A के तहत वैसी सूचनाओं पे लगाम लगाती है जो आने वाले या किसी भी एक वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, इन पर वो अपना प्रभाव नकारात्मक रूप से दे सके। तो ऐसी परिस्थिति में यह है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं तो इसका उत्तर बी होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रस्तावित 750 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है जिसे सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है। दूसरा, वर्तमान में नेपाल के साथ चीन पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना में शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये नेपाल के अंदर जो प्रस्तावित 750 मेगावाट जल विद्युत की परियोजना है जिसमें सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है, जो पिछले 6 दशकों से सिर्फ इसका खाका ही, इसका जस्ट एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। हाल ही में सरकार ने 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता वाली एक संयुक्त भंडारण परियोजना वेस्ट सेती और सेती नदी परियोजना को फिर से तैयार किया गया है। यानी इन जो परियोजना पहले थी उसके अंदर डिलेड हुआ और डिले होने के कारण फिर से इस परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है। इसके भंडारण या जलाशय मानसून के मौसम के दौरान भर जाता है और इसमें शुष्क मौसम में प्रत्येक दिन पीक आवर्स के दौरान विद्युत की उत्पादन करने के लिए पानी निकाला जाएगा। यानी एक स्टोरेज है जो कि मानसून के दौरान उसमें स्टोर किया जाना है और
जब शुष्क मौसम या गर्मी के मौसम आएगा तो वैसी स्थिति में जब पानी की कमी आती है तो वैसे में हम क्या करते हैं कि इनको फिर से पीक आवर में विद्युत उत्पादन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सफलता से नेपाल में भारत की छवि को बहाल करने और जल विद्युत परियोजना के लिए भविष्य के विचारों में इसे महत्व देने की उम्मीद है, ऐसे समय में जब प्रतिस्पर्धा कठिन हो। इसलिए पश्चिम क्षेत्र में भविष्य में नेपाल भारत के शक्ति संबंधों के लिए एक परिभाषित मॉडल बनने की क्षमता रखता है। अब यहां पे जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर यहां पर है कि चीन लगभग 6 वर्षों तक 2012 से 18 तक पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना में शामिल रहा। वर्ष 2018 में चीन के बाहर होने के लगभग 4 वर्षों के बाद भारत द्वारा इस परियोजना का अधिग्रहण किया जाएगा। यानी पहले चीन इसमें शामिल था, चीन के बाहर निकलने के बाद भारत इसमें शामिल हुआ। और इसका उत्तर प्रश्न में अब देखा जाए तो पहला, यह प्रस्तावित 750 मेगावाट जल विद्युत परियोजना जिसे सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है, यह सही है। और वर्तमान में नेपाल के साथ चीन पश्चिमी सेती जल परियोजना में शामिल है, यह बिल्कुल गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब कि जो उत्तर होगा वो ए इसका होगा। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया था। यह देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का पहला प्रयास है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? इसमें फिर 4 ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध है, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3। और अगर हम इसकी व्याख्या पर जाएं तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय, जो कि तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के भारत सरकार का यह पहला प्रयास है, जैसा कि हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी देखे हैं। और वर्ष 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इन जो मापदंड है, इसके लिए कुछ मापदंड तैयार किए गए। वो मापदंड क्या है? मापदंडों का मूल्यांकन शिक्षण, शिक्षा और संसाधन तीनों के आधार पर किया जाना है। अनुसंधान और व्यवसायिक अभ्यास यानी रिसर्च एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज पे, उसके स्नातक के परिणाम पे, उसकी आउटरीच कितनी होगी, उसका जो इंक्लूजन है, समावेशिता कितना होगा, और उसके समक्ष अनुभूतियां क्या क्या हैं। ये कुल 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, वास्तुकला, दंत चिकित्सक और अनुसंधान। अब हम पुनः प्रश्न की ओर आते हैं। तो प्रश्न पर देखें कि राष्ट्रीय संस्थागत, ये तीनों स्टेटमेंट व्याख्या के अनुसार सही है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 1, 2 और 3। अब चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। मुक्त व्यापार समझौता, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद को बढ़ावा देती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहां पे ध्यान देने की बात है कि कौन से कथन सही नहीं है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। और अगर हम व्याख्या की बात करें तो यह 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है। एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम या न्यूनतम सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जाते हैं। मुक्त व्यापार की अवधारणा संरक्षणवाद और आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है। यानी अगर इसके विकल्प व्याख्या के आधार पर हम विकल्पों को देखें तो केवल 2 जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि व्याख्या के अनुसार मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है। और अब हम आज का अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न पे आए हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जलदूत ऐप
ई ब्रोशर लॉन्च किया गया। पहला है जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। तो इसके जब व्याख्या पर आते हैं तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने हाल ही में जलदूत ऐप और जलदूत ऐप ई ब्रोशर लॉन्च किया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से यह विकसित किया गया है। एक गांव में चयनित, क्यों विकसित किया गया? इसके लिए एक गांव में चयनित 2 से 3 कुओं के जल स्तर को मापने के लिए देश भर में यह उपयोग किया जाएगा। खुले कुएं में जल स्तर की मैनुअल निगरानी वर्ष में 2 बार, 1 मई से 31 मई तक, और प्री मानसून जल स्तर के रूप में, यानी प्री मानसून के समय में 1 मई से 31 मई तक खुले कुएं की निगरानी की जाएगी, और दूसरी बार जो इसकी रीडिंग ली जाएगी वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक उसी कुएं के लिए मानसून के बाद के जल स्तर का मापन किया जाएगा। जलदूत स्तर मापने के लिए एक नियुक्त अधिकारी होगा। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा। तो जो व्याख्या किया गया उसके अनुसार ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय इसके लिए जिम्मेवार है, और यह इसके अनुसार इसका आंसर बी ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज ही होगा। धन्यवाद।